सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचल रहते हैं। अपने कर्तव्य पथ पर अविचल रहने का मतलब है कि जो अपने कर्तव्य पथ पर चलते जाते हैं, उससे हटते नहीं, डगमगाते नहीं, उन्हीं को हर सफलता मिलती है। हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा, आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। कैसे हैं आप लोग, बताइए। आई होप आप लोग सर्दियों में अपना ख्याल रख रहे होंगे, और किसी को सर्दी वर्दी लगी हो तो फिर सतर्क हो जाइए, वरना फिर समस्या आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि सर्दियां हैं, पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर एग्ज़ाम आएगा, फिर समस्या आएगी। ठीक है, इसलिए गर्म पानी पीना है, काढ़ा पीना है, कपड़े अच्छे से पहनने हैं, थोड़ा सा तेल उल का मालिश करना है, ये सारी चीज़ें करके उसके बाद रहना है। ठीक है, चलो ठीक है। तो आज हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग यूथ प्रैक्टिस से 23 नंबर करेंगे। 22 हम लोगों ने कर लिया था। हाँ, एक चीज़ मैं पहले ही बताना चाहती हूँ कि हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नेट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं हम लोग। अगर आप लोग चाहेंगे तो मुझे बताइएगा, क्योंकि नेट का पेपर, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको देखना अनिवार्य है, क्योंकि उसका आ गया है नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन आने की वजह से हम लोग को थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, प्रिपरेशन के लिए, साथ साथ होम साइंस की तैयारी हो जाएगी। भाई नेट की जो तैयारी कर रहा है उसकी तो होम साइंस की तैयारी होनी ही होनी है। वो तो टीजीटी पीजीटी क्या कोई भी एग्ज़ाम निकालेगा होम साइंस रिगार्ड। तो जो भी होम साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम रहेगा वो निकल जाएगा, जो नेट की तैयारी कर रहा होगा उसका। ठीक है, तो और वैसे भी यूथ प्रैक्टिस एंड सेट हम लोग करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 100 में अगर आप औसत लगाइए तो जो है 80 क्वेश्चन तो नेट के ही रहते हैं, 20 क्वेश्चन इधर उधर के रहते हैं। ठीक है, टीजीटी पीजीटी DSSB या राजस्थान हरियाणा वहाँ की, और तो सारे जो है कहाँ के रहते हैं, नेट के ही रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग नेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वरना जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे आप लोग की मदद करनी है, आप लोग को पढ़ाना है। आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। बीच में छोड़ के जाने का मतलब होता है कि आप अधूरा ज्ञान लेके जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 29 तक हम लोगों ने किया था। हाँ, कल 29 पे जो है रुक गया था वीडियो, तो 29 से आगे हम लोग आज करेंगे, क्योंकि 29 से जो है 1 घंटे का मैंने सेट कर रखा है स्क्रीन रिकॉर्ड, तो वो 1 घंटे जैसे होता है वो अपने आप से बंद हो जाता है, नेटवर्क वहाँ से चला जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे करेंगे 30 से। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्त्रियों के लिए RDA होना चाहिए। ठीक है, RDA आप प्लीज़ को RDA करिएगा। RDA वही है, सही है। ठीक है, ये जो है आपका RDA। ठीक है, ये मत सोचिएगा RDS क्या लिखा हुआ है। RDA जो है वही RDS हो गया, कि मतलब RDA के अनुरूप। RDA के अनुसार संदर्भित स्त्रियों पर आधारित है, जिसका 2012 है, यानी कि इसमें 2010 का RDA लग रहा है। ठीक है, शारीरिक वजन 50 किलोग्राम, लंबाई 1.40 मीटर, शारीरिक वजन 55 किलोग्राम, लंबाई 1.61 मीटर, शारीरिक वजन 48 किलोग्राम, लंबाई 1.56 मीटर, शारीरिक वजन 55 किलोग्राम और लंबाई 1.37 मीटर। तो RDA के अनुसार आपका शारीरिक वजन जो था वो 2000 जब आपका 10 था उसमें 50 ही था, अब 55 हो गया है, और पुरुष का 60 था, अब 65 हो गया है। तो इसने लगा रखा है 55 को छोड़ के। चलो कोई नहीं, अभी 2020 में तो 55 ही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। बी की बात कर रही हूँ, बी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, एथिटोस्क्लेरोसिस के घावों को विकसित होने वाली अवस्था को सही क्रम में लगाना है, कि मतलब इसका जो घाव होता है वो कैसे होता है, उसको सही क्रम में लगाना है। वसीय स्ट्रेक्स वसा व कोलेस्ट्रॉल के साथ संयोजक तंतु का बनना, आंतरिक सतह का मोटा होना, प्लेग बनना, एथेरोमा बनना, घाव बनना, थ्रोम्बोसिस बनना। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो एथिटोस्क्लेरोसिस है उसको पहले हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, आइए उसको समझते हैं। तो एथिटोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है कि प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब कि जो आपके जो एंटी वो मतलब होते हैं आपको ना बचाने वाले, तो एंटी एजिंग चीज़ें जो अंदर की होती हैं, मतलब कि आपको मैं बताऊं
कि आपके रोग प्रतिरोधक वाइट ब्लड सेल्स जो रोग प्रतिरोधक होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो आपके नसों में जो जितनी भी सुरक्षा कवच वाली चीज़ें होती हैं उसको वसा फैट वगैरह को गला के ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद नसों पर अटैक करते हैं। ठीक है, क्या है, किसका मतलब, एथिटोस्क्लेरोसिस का मतलब। ठीक है, समझ गए क्या करते हैं, जो आपके जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं यानी कि आपके एंटी एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी जितनी भी नसों में सुरक्षा, जो नसों की सुरक्षा होती है उन सबको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अटैक करते हैं। इसको और नाम से जाना जाता है, इसको बहुश्रित नाम में लिख देती हूँ, इसको क्या नाम है, बहुश्रित। एक इस नाम से जाना जाता है, नोट कीजिएगा, बहुश्रित। ठीक है, और एक बहुश्रित काठिन्य, ठीक है, काठिन्य नाम से जाना जाता है एक, और दूसरा इसको जाना जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल, यहाँ पर जो स्क्लेरोसिस है वो लिख लीजिएगा और फिर मल्टीपल लिख लीजिएगा। ठीक है, मल्टीपल लिख लीजिएगा और वो स्क्लेरोसिस लिख लीजिएगा। तो इसको दो नाम से जाना जाता है। अब इसको सही क्रम में लगाना है। अब इसका मतलब जान गए, इसका और नाम क्या होता है उसको जान गए। अब सही क्रम में लगाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, वसा व कोलेस्ट्रॉल के साथ संयोजक तंतु का बनाना। वसा और कोलेस्ट्रॉल के साथ सबसे पहले ये क्या करता है, संयोजक तंतु को बनाता है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद फिर आंतरिक सतह को मोटा कर देता है। ठीक है, इसके बाद क्या बनाता है, वसीय स्ट्रिक्स। तो जो है क्या होता है, वसा को वो तोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद प्लेग बनाना, उसके बाद प्लेग बनाने की स्थिति आती है। ठीक है, उसके बाद एथेरोमा बनाना, फिर एथेरोमा बनाना आ जाता है। उसके बाद घाव बनाना, फिर घाव बना जाता है। फिर थ्रोम्बोसिस, उसके बाद थ्रोम्बोसिस हो जाता है। कहने का मतलब में कि अब इतना सब होने के बाद में खून के थक्के जमने लगते हैं। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, वो खून के थक्के जमने लगते हैं, और खून के थक्के जब जमने लगते हैं तो नसों का कमज़ोर होना, नसों का ब्लॉकेज होना चालू हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए मिलाते हैं, हम लोगों ने लिखा है सबसे नंबर पे है दूसरा और दूसरे के बाद है तीसरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पोषणता का स्तर मापने के लिए निम्न में से कौन सी विधियां उपयोग में होती हैं। पोषणता का स्तर, पोषण का स्तर मापने के लिए कौन सी विधियां आती हैं उपयोग में, इसको देखना है। ठीक है, क्या IQ टेस्ट आता है पोषण के लिए, क्या भोजन सर्वेक्षण आता है, क्या एंथ्रामोमेट्री आता है, एंथ्रापोमेट्री आता है, क्या मनोवैज्ञानिक टेस्ट आता है, क्या नैदानिक परीक्षण आता है। तो आपको पता है कि IQ टेस्ट किस लिए होता है, IQ टेस्ट होता है दिमाग जानने के लिए, बुद्धि जानने के लिए होता है। ठीक, इसके लिए बुद्धि के लिए होता है IQ टेस्ट। ठीक है, इसको छुट्टी की मात्रा। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या आ जाता है, और फिर उसके बाद में क्या है, मानो भोजन सर्वेक्षण। भोजन सर्वेक्षण किया ही जाएगा भाई, अपने क्या भोजन खाया, क्या भोजन नहीं खाया, ये आपका सर्वेक्षण भोजन का होगा। तो पहला क्या हो गया, भोजन सर्वेक्षण। ठीक है, उसके बाद में एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है, ये होता है एक उपकरण है। उपकरण किस चीज़ का है, कि मानव के शरीर के अंदर क्या है, क्या गया है, क्या पोषण है। ठीक है, किस जाति का पोषण गया है, किस जाति का पोषण नहीं गया है, ये नापने की एक स्कीम होती है। ठीक है, तो पोषण नापने की एक स्कीम है ये एंथ्रोपोमेट्री। ठीक है, यानी कि नंबर 3। नेक्स्ट क्या है, मनोवैज्ञानिक टेस्ट। मनोवैज्ञानिक टेस्ट जैसे IQ होता है वैसे मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी होता है। ठीक है, नैदानिक परीक्षण। नैदानिक परीक्षण भी आपके जो है पोषण में भी आता है और मनोवैज्ञानिक में भी आता है। ठीक है, तो पोषण में भी आता है, यानी कि 2, 3, 5 आपका चला जाएगा। 2, 3, 5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ भी समस्या होगी आप मुझे नीचे बताइएगा कमेंट में। नली द्वारा आहार देने को क्या कहा जाता है, पैरेंटल पोषण, टोटल पैरेंटल पोषण, एंटेरल पोषण या पूरक पोषण। नली के द्वारा जो दिया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो आप सबको पता है, कल हम लोगों ने बताया था कि नली के द्वारा जो होता है उसको एंटरल मतलब इंटर पोषण बोलते हैं, कि अंदर जाने वाला। भाई नली के द्वारा पोषण आपके नाक के माध्यम से मान लीजिए दे दिया गया। ठीक है, आपके नाक के माध्यम से दे दिया गया या आपके किसी नस के माध्यम से दे, तो अंदर ही तो दिया जा रहा है, अंदर ही तो जा रहा है वो, तो अंदर जा रहा है, इसका मतलब इंटरनल हो गया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है कि जिगर रोग से पीड़ित मरीज की, जिगर मतलब किडनी, जिगर रोग से पीड़ित मरीज को, ठीक है, पायसीकृत वसा का परामर्श दिया जाता है। जिगर रोग यानी किडनी रोग से पीड़ित मरीज को, ठीक है। इसके बाद छोटी आंत यानी कि जेजुनम जो होता है, इसको डेडुनम बोल रहे हैं, में वसा के पायसीकरण के लिए पित्त की आवश्यकता होती है। अब आप बोलिए क्या सही क्या गलत है। तो जो जिगर रोग से पीड़ित मतलब किडनी रोग से पीड़ित मरीज को पायसीकृत वसा का परामर्श दिया था। पायसीकृत वसा क्यों दिया जाता है, मतलब कि पानी, तेल और ऐसी चीज़ें दी जाती हैं, क्यों, ताकि किडनी को अत्यधिक कार्य ना करना पड़े, आराम से उसका कार्य हो जाए जब तक किडनी ठीक नहीं हो जाती, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि छोटी आंत में वसा के पायसीकरण के लिए पित्त की आवश्यकता होती है। तो पायसीकरण, जब तक वसा का पायसीकरण नहीं होगा तब तक वसा हजम नहीं होगा, और वसा हजम होने के लिए पित्त की आवश्यकता पड़ती है। पित्त किसी भी भोजन को ग्रहण करके और उसको हजम करने के लिए पित्त की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या है कि कुछ हद तक ये सही है कि भाई जो वसा को जो है क्या करेंगे, जब तक छोटी आंत में पायसीकरण के लिए पित्त की भी आवश्यकता होती है। और भी चीज़ें मिलती हैं लेकिन पित्त की भी आवश्यकता होती है, अमीनो एसिड वगैरह आते हैं उसमें, लेकिन पित्त की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो क्या ए सही है और आर आंशिक रूप से सही है सही दोनों, ए सही है और आर सही है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ पूरी तरह सही है। तो पूरी तरह नहीं, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड्स आते हैं और बहुत सारी चीज़ें वसा को उसको पाचन के लिए आती हैं, तोड़ती हैं, स्टार्च में, वसा में, कोलेस्ट्रॉल अलग हुआ, प्रोटीन अलग हुआ, तो सारी चीज़ें अलग होती, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक की बात हो रही है कि पित्त की, तो यह आंशिक रूप से सत्य है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीलिएक रोग छोटी आंत का स्वतः असंक्रामक उत्तेजक रोग है। सीलिएक रोग, ठीक है। सीलिएक रोग में क्या होता है, सीलिएक रोग में आपके क्या हो जाता है, आपके ग्लूटेन का आपको बिल्कुल से आहार नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसमें आंत में घाव वगैरह होने की समस्या होती है, तो ग्लूटेन नहीं दिया जाता है इसमें बिल्कुल, मतलब ऐसे जो है आपको कोई चीज़ अगर आप ऐसी खाते हैं ग्लूटेन टाइप की तो वो चिपक सकता है, ठीक है, इसलिए उसको नहीं दिया जाता है, ठीक है। यह ग्लूटेन के अंतर्ग्रहण द्वारा जल्दी से बढ़ता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि जब आप ग्लूटेन देते हैं यानी कि चिपकने वाली प्रोटीन देते हैं तो उसमें और वो जाकर चिपकता है और वो सीलिएक रोग जो होता है वो और बढ़ता है, ठीक है। यह जो है सीलिएक रोग जो होता है वो छोटी आंत में अपने आप हो जाता है, किसी कारण से नहीं होता, अपने आप ये हो जाता है। कुछ तो होता ही होगा, बिना किसी कारण के तो होता नहीं, लेकिन हो जाता है। और उसके बाद अगर इसमें प्रोटीन, ग्लूटेन प्रोटीन दो तो यहाँ पर जाकर वो चिपकते हैं, मैदा वगैरह जाकर चिपकता है, ये और नुकसानदायक होता है। तो क्या हो जाएगा आपका कि ए और आर आपका दोनों सही है, ठीक है, ए और आर आपका दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। एक स्वस्थ हृदय के लिए निम्न समूहों के खाद्य पदार्थों को क्रमतः पसंद करना चाहिए, मध्यम मात्रा में लेना चाहिए, अस्वीकार करना चाहिए, तली हुई सब्जियां, चिप्स, केले की, आलू की टिक्की लेनी चाहिए, सफ़ेद डबल रोटी, मैदा, बिस्कुट, कॉफ़ी, के कोला, मृदु पेय लेना चाहिए, गेहूं, चावल, अंकुरित दाल, मट्ठा, ताजे फल लेने चाहिए। अब क्या है कि जिसको भी आपके जो है क्या हुआ है, स्वस्थ हृदय के लिए, मतलब हृदय जिसको स्वस्थ रखना है उसको खाद्य पदार्थों का क्रम बताइए, सबसे ज़्यादा क्या लेना है, फिर उससे कम क्या लेना है, फिर उससे कम क्या लेना है, आपको यही बताना है, ठीक है। लेना है या छोड़ना है। एक स्वस्थ हृदय के लिए निम्न समूहों के खाद्य पदार्थों के क्रम को बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखें पहले हम लोग। आज मैं क्वेश्चन को लिख नहीं पाई हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ मैनेज कीजिएगा आप लोग। एक स्वस्थ हृदय के निम्न समूहों के खाद्य पदार्थ का क्रम बताएं। स्वस्थ हृदय में आप किस खाद्य पदार्थ को आप लेंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि स्वस्थ हृदय में क्या हम लोग स्वस्थ हृदय के लिए खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें बताना ये है कि आपको अभी मैं निम्न खाद्य पदार्थ बताऊंगी, उसको आपको पसंद करना चाहिए, मध्यम मात्रा में लेना चाहिए या बिल्कुल से नहीं लेना चाहिए। आपको क्रम में बताना है कि क्या अस्वीकार करना है, क्या मध्यम मात्रा में लेना है और क्या आपको लेना है यानी कि पसंद करना है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग उसको क्रम को देख लेते हैं, ठीक है।
आइए हम लोग क्रम को देख लेते। देखिए यहाँ पर क्रम है, मैंने आपको बता दिया क्या क्या था। एक था कि आपको जो है नहीं लेना है, क्या था एक आपको, आइए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वरना आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। एक रहेगा आपका क्या, अस्वीकार करना चाहिए, आप देख रहे हैं अस्वीकार करना चाहिए। एक है आपको स्वीकार करना है, ठीक है, एक आपका क्या है, स्वीकार करना है यानी कि पसंद करना है। एक आपका है क्या, एक आपका है कि मध्यम मात्रा में लेना है, ठीक है, एक आपका क्या है, मध्यम मात्रा में लेना है, ठीक है। चलिए आपका एक ही मध्यम मात्रा में लेना है, एक आपको स्वीकार करना है, एक अस्वीकार करना। क्या, तली हुई सब्जियां, चिप्स, केले की, आलू की टिक्की, केले की और आलू की टिक्की, ये क्या करनी है आपको, अस्वीकार करनी है, स्वीकार करनी है या मध्यम मात्रा में लेनी है। तो ये जिसको हृदय स्वस्थ रखना है इसको क्या करना, अस्वीकार करना है, क्या करना, अस्वीकार करना है। सफ़ेद डबल रोटी, मैदा, बिस्कुट, कॉफ़ी, कोला, मृदु पेय कैसे लेना है, बहुत मध्यम मात्रा में, कम मात्रा में लेना है, ठीक है, कम मात्रा में लेना है। गेहूं, चावल, अंकुरित दाल, मट्ठा, ताजे फल, ये कैसे लेना है, ये आपको अच्छे से मतलब खाने चाहिए, ये आपको जो है पसंद करना चाहिए, ठीक है, यानी कि स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सबसे पहले तली हुई चीज़ें क्या करनी है आपको, तली हुई चीज़ें आपको क्या करनी है, स्वीकार करनी है। तली हुई चीज़ें क्या करनी है, अरे तली हुई चीज़ें क्या करनी है, अस्वीकार करनी, यानी कि आपका तीसरा पहले आ गया, ठीक है, तीसरा पहले आ गया। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आपका क्या है कि सफ़ेद डबल रोटी, मैदा, बिस्कुट मध्यम में लेना चाहिए, ठीक है, मध्यम में, यानी कि दूसरे नंबर पर आ गया, मध्यम में लेना चाहिए। इसके बाद में केले, गेहूं, चावल, अंकुरित दाल, ये सब क्या करना चाहिए आपको, स्वीकार करना चाहिए, यानी कि पहला आ गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके नेट के हैं, यूजीसी नेट के हैं ये, और देखिए कितने अच्छे से पूछा है, अगर ना समझो तो गलत ही हो जाएगी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, पोषक तत्वों को सूची 2 से मिलाना है। क्वाइलोनिकिया व हाइपोक्रोमिक आरबीसी, एंगुलर स्टेमोटाइटिस व चिलोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, दस्त, मानसिक समस्या, त्वचा पर सूजन और लालिमा। आइए देखते हैं किसके कमी से होता है, नाइसिन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, लौह कमी से, थायमीन कमी से, ठीक है। चलिए तो हाइपोक्रोमिया किससे होता है, यानी कि क्वाइलोनिकिया, ठीक है। और आपका क्या होता है, दस्त, मानसिक समस्या, त्वचा किससे होगा, ऑस्टियोपोरोसिस किससे होगा, और एंगुलर स्टोमाइटिस व चिलोसिस किससे होगा। तो आपको मैं बताऊं यहाँ पर कि हाइपोक्रोमिक आरबीसी किससे चला जाएगा, ये चला जाएगा लौह तत्व से आपका, ठीक है, यानी कि लौह तत्व से चला जाएगा। इसके बाद में एंगुलर स्टोमाइटिस व चिलोसिस किससे चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा थायमीन से, किससे चला जाएगा, ये थायमीन से चला जाएगा, ठीक है, थायमीन से चला जाएगा। उसके बाद में ऑस्टियोपोरोसिस सबको पता है कि ये किससे चला जाएगा, ये चला जाएगा कैल्शियम से। और इसके बाद में दस्त, मानसिक समस्या, त्वचा पर लालिमा, सूजन, ये सब कहाँ चला जाएगा, नियासिन चला जाएगा, यानी कि नंबर 1 पे। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, आइए देखते हैं तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रूड फाइबर के आकलन, क्रूड फाइबर मतलब रेसे, क्रूड फाइबर के आकलन के लिए क्या सही क्रम में लगाना, रेसे का सुखाना और वजन करना, पीसे हुए, अभी कल ही हम लोगों ने इसको पढ़ा था, पीसे हुए नमूने में वसा निकालना, वजन करना, 1.54 NaOH या 1.24 H2SO4 पचाना और छानना, ठीक है। क्रूड फाइबर के आकलन का सही क्रम क्या है, तो क्रूड फाइबर के सही आकलन का मैंने कल भी बताया था, पहले पीसे हुए नमूने का वसा निकालेंगे और वजन करेंगे, ठीक है। नहीं, पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, आपको रेसे को सुखाएंगे और वजन करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप रेसे को सुखाएंगे और वजन करेंगे, ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, रेसे को सुखाएंगे और वजन करेंगे, ठीक है। उसके बाद पीसे हुए नमूने में वसा निकालना व वजन करना। अब जब सुखाकर वजन करेंगे फिर उसको पीसेंगे, पीसने के बाद फिर उसका फैट निकालेंगे, फिर उसको वजन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपका क्या होगा, उसके बाद में आएगा
125% H2SO4 को पचाना, मतलब कि उसको डालेंगे, उसमें मिलाएंगे और उसके बाद उसको छानेंगे, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद में क्या हो जाएगा 125 NaOH को मिलाएंगे और उसके बाद छानेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। A B D C ऑप्शन आपका कहीं पर है, आइए देखते हैं, अगर है तो मिलाएंगे, नहीं तो है क्या ऑप्शन। ए है रेसे को सुखाना, बी है पीसे हुए नमूनों को मिलाना, और इसके बाद यहाँ पर सी है और डी है। नहीं तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप कर देंगे डी और आप कर देंगे सी, ये दोनों काट कर, और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक प्रोटीन युक्त भोजन इस बीमारी में दिया जाता है, यक्ष्मा, मधुमेह, पीलिया, ऑस्टियोपोरोसिस। अधिक अगर आपको देना, यक्ष्मा मतलब होता है टीबी, तो प्रोटीन युक्त, पीलिया में आपको प्रोटीन नहीं खाना है, नहीं तो नुकसान करेगा। मधुमेह यानी शुगर, शुगर में आपको मीठा नहीं खाना है, तो इसलिए प्रोटीन भी उतना अधिक मात्रा में नहीं दिया जाता। ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम ज़्यादा दिया जाता है, प्रोटीन नहीं दिया जाता है। यक्ष्मा यानी कि टीबी, टीबी में कमजोरी आ जाती है, और इसलिए व्यक्ति को प्रोटीन, दाल का जूस, अंडा अंडा अगर खाते हैं तो खा सकते हैं, क्योंकि ये गर्म भी करता है शरीर को, और गर्म करने की वजह से क्या होता है, समस्या जो उसकी होती है वो थोड़ा सा कम होती है, क्योंकि उसके कफ वगैरह जो होते हैं वो खत्म होते हैं, उनको टीबी की समस्या जल्दी खत्म होती है। तो अधिक प्रोटीन युक्त आहार आपको यक्ष्मा यानी कि टीबी में देना चाहिए। यक्ष्मा को क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। उसके बाद में आपके बोलते हैं मृत्यु का कप्तान, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके जो है बोलते हैं, टीबी बोलते ही, यक्ष्मा बोलते ही हैं, ठीक है। तो टीबी आपका ट्यूबरकुलोसिस होता है, इससे क्षय रोग या यक्ष्मा भी कहते हैं, ठीक है, आपको मैंने बताया। और आपको मृत्यु का कप्तान भी बोलते हैं। इसमें उच्च प्रोटीन, उच्च कैलोरी युक्त आहार दिया जाता है, ताकि इसमें जो है समस्या जो इसकी है वो धीरे धीरे कम हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खाद्य सामग्री को उनके उत्पादक से सुमेलित करना है। दूध, पपीता, चीनी, अंगूर, सोयाबीन, वाइन, पनीर, टोफू, टोट लिखा है, और टूटी फ्रूटी और फॉन्डेंट लिखा है, ठीक है। तो टोट है ये। तो आइए देखते हैं दूध से क्या बनेगा, आइए देखें। सोयाबीन से, अंगूर से, सबसे आइए देख लेते हैं क्या क्या बनेगा, ठीक है। चलिए, दूध से आपको सबको पता है कि पनीर बनता है, इसमें तो कोई पूछने वाली बात नहीं है, दूध से पनीर बनता है। पपीता से आपके क्या बनता है, टूटी फ्रूटी बनता है। आप लोग बहुत उस पर देखते होंगे, क्या कहते हैं, यूट्यूब पर, कि काट दो उसको, फिर चीनी डाल के बॉयल कर दो, उसमें जो है अलग अलग बॉयल करो, फिर कलर मिला के, फिर उसके बाद उसको सुखाओ, उसके बाद उसमें चीनी पाउडर मिला के पाउडर बना कर लगा दो, उसके बाद उसको रख दो, ठीक है, टूटी फ्रूटी बनता है। इसके बाद में चीनी से आपके क्या बनता है, तो चीनी से सबको बनता है कि मिष्ठान बनता है, ठीक है। एक प्रकार का मिष्ठान, हर प्रकार का मिष्ठान चीनी से ही बनता है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, फिर अंगूर से आपके क्या बनता है, सबको पता है अंगूर से क्या बनता है, वाइन बनता है। सोयाबीन से क्या बनता है, सोयाबीन से आपके बनता है टोट। क्या बनता है सोयाबीन से, टोट। जिसको टोट लिखा है वो हम कर देंगे टोफू, ठीक है, क्या कर देंगे, टोफू। सोयाबीन के दूध से आप सबको पता है कि टोफू बनता है, क्या हो जाएगा, दूसरा, चौथा, पांचवा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा, पहला, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनके पौष्टिक तत्वों से सुमेलित करना है। खजूर, आम, महुआ, मशरूम, केला। पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, लौह, प्रोटीन। खजूर में क्या मिलता है, लौह मिलता है, सबको पता होगा ये चीज़ें। खजूर में लौह तत्व मिलता है। आम में क्या मिलता है आपके, आम में मिलता है विटामिन ए, क्योंकि आम होता है पीला, और जब कच्चा होता है तो विटामिन सी मिलता है। महुआ में आपके क्या मिलता है, महुआ में आपके मिलता है क्या, कैल्शियम। महुए को दूध के साथ अगर पका के खाया जाए तो अच्छे अच्छे लोगों की हड्डी मजबूत हो जाती है, लोग बोलते हैं, ठीक है। मशरूम में आपके क्या मिलता है, मशरूम अच्छा है, प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन का अच्छे सोर्स होता है। और केला में पोटेशियम मिलता है, सबको पता है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देखिए चौथा सबसे पहले आ गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हम लोग कि खाद्योज यानी प्रोटीन कुपोषण विटामिन ए के चयापचय को प्रभावित करता है, ठीक है। प्रोटीन जो होता है वो जो है आपके कुपोषण विटामिन ए के चयापचय को प्रभावित करता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो
क्या है सही है? खाद्य, आपका जो खाद्योज है यानी कि प्रोटीन है वो कुपोषण विटामिन ए के चयापचय को प्रभावित करता है। यह आंतों द्वारा विटामिन ए के शोषण को बढ़ाता है। बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदलने में सहायक करता है, सहायता होता है। यह यकृत संग्रह में प्रभावित, यकृत संग्रह को प्रभावित करता है। ठीक है, कौन सा? आपका प्रोटीन। ठीक है, तो क्या है, आइए फिर से सुनते हैं कि प्रोटीन कुपोषण विटामिन ए के चयापचय को प्रभावित करता है। तो ये ऐसा नहीं है, प्रोटीन जो होता है वो कुपोषण नहीं सुपोषण देता है, पोषण देता है। प्रोटीन कुपोषण नहीं देता, विटामिन ए के चयापचय को प्रभावित नहीं करता, बल्कि जो है वो उसको और अच्छे से जो है शरीर में लगने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये तो आप सबको पता है कि विटामिन ए का कार्य क्या हो, प्रोटीन और विटामिन का कार्य क्या है। ठीक है, इसके बाद यह आंतों द्वारा विटामिन ए के शोषण को बढ़ाता है, आंतों में विटामिन ए के शोषण को बढ़ाता है। बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदलने में सहायक है। यह यकृत संग्रहण को प्रभावित करता है। तो विटामिन ए अवशोषण छोटी आंत में होने के बाद यह श्लेष्मिक झिल्लियों से होकर लसिका वाहिनियों में चला जाता है। अवशोषण के समय विटामिन ए पोमिटिक अम्ल के साथ मिलकर एस्टर्स बनाता है। ठीक है, विटामिन ए के अवशोषण को कुछ खाद्य पदार्थ प्रभावित करते हैं। विटामिन ए की मात्रा, खनिज तेल, विटामिन ई जो है पित्तरस, इन सब बनाने और इन सब के प्रभाव से विटामिन ए और प्रोटीन जो होते हैं वो विटामिन ए का जो है वो देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन की उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितनी आवश्यकता इसमें बताया गया, यानी कि इसमें क्या है, ये और ये दोनों क्या है, गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही, डी सही है। खाद्य पदार्थों में प्यूरिन की मात्रा के अनुसार, ठीक है, अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही, आरोही, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में लगाना है। तो खाद्य पदार्थों में प्यूरिन की मात्रा को कैसे करेंगे? ठीक है, प्यूरिन क्या होता है पहले उसको समझेंगे हम लोग। तो प्यूरिन को समझिए, प्यूरिन क्या होता है, ये एक रासायनिक यौगिक होता है। ठीक है, जो डीएनए आरएनए के निर्माण में सहायक होता है और यही यूरिक एसिड उत्सर्जित करने में भी सहायक होता है। यही अगर ज़्यादा उत्सर्जित होता है तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिससे कमर में, अंगूठे में, पैर में, एड़ियों में तकलीफ होने लगती है बहुत अधिक। ठीक है, तो प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन ही यूरिक एसिड बनाने में सहायक होता है, आरएनए डीएनए में निर्माण करने में सहायक होता है, मांस वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए जब भी यूरिक एसिड बढ़ता है तो बोलते हैं प्रोटीन कम करो वरना यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। बेचारियों का जो है जीभ का स्वाद चला जाता है, जो मांसाहारी होते हैं उनको मांस नहीं मिलता, अंडा नहीं मिलता, और जो शाकाहारी होते हैं उनका भी जीभ का स्वाद चला जाता है। मटर नहीं खाना है, गोभी नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, दही नहीं खाना है, दाल नहीं खाना है, हरी सब्जियां नहीं खानी है। अरे पूछिए मत, मतलब क्या बताऊं, मतलब बेकार सी ज़िंदगी जो लोग होते हैं ना, हमने देखा है, हमारे पड़ोस में एक लोग हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका प्यूरिन। समझ गए प्यूरिन? चलिए, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग देखते हैं, कॉपी कलम लेके बैठा करिए क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कहीं मिलती नहीं जल्दी। ठीक है, चलिए, तो किसमें प्यूरिन की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्यूरिन यानी कि सबसे अच्छी प्रोटीन, उसके बाद चीज़, साबूदाना, मटर, लीवर, साबूदाना, चीज़, मटर, लीवर, मटर, चीज़, साबूदाना, मटर, साबूदाना, चीज़, लीवर। ठीक है, तो प्यूरिन की खाद्य पदार्थ अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही, आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए, अवरोही होता है मतलब घटते हुए। तो प्यूरिन की मात्रा के अनुसार किसमें प्यूरिन सबसे ज़्यादा होता है? ठीक है, तो प्यूरिन किसमें सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा पहले प्यूरिन होता है चीज़ में, उसके बाद साबूदाना में, उसके बाद मटर में, उसके बाद लीवर में। ठीक है, ये आरोही होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही होता है घटते क्रम में। अवरोही होता है शायद बढ़ते क्रम में। तो अवरोही क्रम मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा के बाद सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा प्यूरिन किस में पाया जाता है? तो आइए देखते हैं। तो आप एक चीज़ समझो कि प्यूरिन मतलब हो गया कि यूरिक एसिड मतलब हो गया प्रोटीन। अब सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में है, उसके बाद किस में है, उसके बाद किस में है, उसके बाद किस में है, आपको ये तय करना है। ठीक है, तो चीज़ में प्रोटीन बहुत होता है। ठीक है, चीज़ में प्रोटीन, चीज़ आप चाहे पनीर मान लो, चाहे आप चीज़ मान लो, जो भी मान लो, प्रोटीन इसमें बहुत होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ में प्रोटीन बहुत होता है, उसके बाद साबूदाना में भी बहुत प्रोटीन। जिसको वज़न बढ़ाना हो और जिसको एनर्जी लेनी हो वो साबूदाना खाए, तो साबूदाना में, इसके बाद मटर में और इसके बाद लीवर में। ठीक है,
ठीक है। लीवर में और मटर में दोनों में बहुत अच्छी प्रोटीन पाए जाते हैं। शाकाहारी में मटर और सोयाबीन इन सब में अच्छा प्रोटीन होता है और मांसाहारी में लीवर में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपका ऑप्शन नंबर ए तो सही जाएगा, लेकिन आपका सारे ऑप्शन सही होगी, सब में प्रोटीन मिलता ही मिलता है। और नहीं तो अगर आप उस तरह से देखेंगे तो लीवर, मटर, चीज़, साबूदाना ये गलत हो जाए, क्योंकि साबूदाना लास्ट में है। ठीक है, साबूदाना लास्ट में है, सबसे ज़्यादा लीवर में, फिर मटर में, फिर चीज़ में। तो अगर वैसे ही हो तो चीज़ मटर के पहले आना चाहिए। ठीक, सही पहली बात। मटर, साबूदाना, चीज़, लीवर अगर यहाँ पर होना चाहिए तो लीवर पहले आना चाहिए। तो सही क्रम सबसे आपका ऑप्शन ए ही है, उससे बढ़िया क्रम कोई नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक साधारण महिला की अपेक्षा एक गर्भवती महिला की प्रोटीन, लौह और फॉलिक एसिड कितनी अतिरिक्त आवश्यकता होती है बताना है। 2006 का क्वेश्चन है, यानी कि सन 2000 का इसमें आरडीए लग रहा है। 10 ग्राम, 30 ग्राम, 100 ग्राम, 15 ग्राम, 38 ग्राम, 400 ग्राम, 15 ग्राम, 8 ग्राम, 300 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 500 ग्राम। क्या है? प्रोटीन, लौह, फोलिक एसिड की कितनी अत्यधिक मात्रा, कितनी अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है साधारण महिला की अपेक्षा गर्भवती महिला को? प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है, आपके लौह तत्व की कितनी आवश्यकता होती है, आपके जो है कैलोरी फोलिक एसिड, और कितनी फोलिक एसिड की कितनी मात्रा आपको चाहिए होती है अतिरिक्त। ठीक है, कितनी आपको मात्रा चाहिए होती है अतिरिक्त। तो आपको यहाँ फॉलिक एसिड की मात्रा को बताया गया है। तो चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में ऊपर नीचे है इसको, 10 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम लौह तत्व, 100 ग्राम फोलिक एसिड। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप ऑप्शन अपना सही कीजिएगा। सब ऑप्शन यहाँ उल्टा सीधा है। आपको 10 ग्राम चाहिए कितना प्रतिदिन? आपकी जो महिला है, स्त्री है, उसको 10 से 15, ठीक है, 10 से 15 ग्राम क्या चाहिए आपको? प्रोटीन चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए। ठीक है, प्रोटीन चाहिए। ठीक है, अतिरिक्त चाहिए, अतिरिक्त के लिए मैं पूरी बता रही हूँ, इतना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में उसको कम से कम 30 से 40 ग्राम उसको क्या चाहिए? आयरन चाहिए, लौह तत्व चाहिए उसको। ठीक है, और उसको 400 ग्राम क्या चाहिए? उसको फॉलिक एसिड चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से, मैं अगर सच मानूंगी तो मैं यही सच मानूंगी, बी वाला। उसमें दिया सी है। एक मिनट में इसको थोड़ा मिटाऊं, क्योंकि बहुत ये हौस फौश हो गया है, इसको मिटाऊं। तो मैं अगर ऑप्शन मानूंगी तो मैं ये सही मानूंगी। ठीक है, मैं ऑप्शन ये सही मानूंगी। ठीक है, कुछ हद तक प्रोटीन ये भी सही है 10 ग्राम, लेकिन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? निम्नलिखित पदों की सूची को सम्मिलित करना है। पॉलीडिप्सिया, कोलाइटस, सिपसी भोज, तेज धड़कन, बड़ी आंत, आमाशय, सोडियम रिक्त भोजन, पैनक्रियास। कहाँ पर ये चीज़ें होती हैं आइए देखते हैं। तो पॉलीडिप्सिया आपकी कहाँ चली जाती है? वो पैनक्रियास में। पॉलीडिप्सिया मतलब होता है प्यास बहुत लगती है। ठीक है, पॉलीडिप्सिया मतलब कि प्यास बहुत लगती है। ठीक है, इसके बाद कोलाइटिस आपका क्या? पॉलीडिप्सिया आपका आ गया कहाँ पर? प्यास बड़ी लगती है तो कहाँ चला जाएगा? पैनक्रियाज में चला जाएगा। कोलाइटिस कहाँ चला जाएगा? आपका बड़ी आंत में चला जाएगा। सिप्पी भोज कहाँ चला जाएगा? आमाशय में चला जाएगा। तेज धड़कन कहाँ जाएगा? सोडियम रिक्त भोज पदार्थ में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? चौथा है, पहला है, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। निम्नलिखित को एक से दूसरे में मिलाना है। कैलोरीमीटर, मफल फर्नेस और सोकमलेट अपरेट्स, HPLC। ठीक है, आइए रेटिनॉल, वसा, लौह तत्व, समस्त इनऑर्गेनिक तत्व। तो आपका कैलोरीमीटर क्या होता है? जो आपकी कैलोरीमीटर जो अनऑर्गेनिक तत्व होते हैं उसके लिए काम आता है कैलोरीमीटर। ठीक है, क्या होता है? उसके लिए काम आता है कैलोरीमीटर। ठीक है, इसके बाद में आपका आइए हम लोग देख लेते हैं। जो कैलोरीमीटर होता है वो समस्त इनऑर्गेनिक तत्व जो होते हैं वहाँ पर वो नापा जाता है। कैलोरीमीटर वहाँ पर उपयोग आता है। मफल फर्नेस आपका होता है कि लौह तत्व। मफल फर्नेस होता है आपके लौह तत्व से। ठीक है, सोकमलेट अपरेटस। तो
आपके जो है, अच्छा मफल फर्नेस क्या होता है? मफल फर्नेस एक जो है मशीन होती है जिससे नापा जाता है कि कौन सी चीज़ें आपके शरीर में लगी, कौन से कितना लौह तत्व शरीर में लगा, कितना नहीं लगा, ठीक है। उसी तरह से कैलोरीमीटर जितनी भी इनऑर्गेनिक तत्व हैं उसको नाप लेता है कि कितना इसमें कैलोरीज हैं, ठीक है। सोकमलेट अपरेटस क्या होता है? ये क्या करता है? ये आपके उसको रेटिनॉल को नाप लेता है कि शरीर में रेटिनॉल की सही मात्रा गई या नहीं गई। HPLC क्या होता है? फैट को नाप लेता है, MLC5 जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको नाप लेता है फैट को। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाता है? ऑप्शन नंबर चला जाता है सबसे पहले आपका जाता है कैलोरीमीटर, चला जाता है नंबर 4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं। इंट्रा यूटिराइन ग्रोथ रिट्राडेशन के द्वारा जो है वृद्धि आयाम का सबसे अधिक प्रभावित करना जो प्रभावित होता है क्या? ऊंचाई, लंबाई, वजन, गत्यात्मक कौशल, मानसिक कौशल। फिर से सुनिए, इंट्रा यूटिराइन ग्रोथ रिट्राडेशन IUGR के द्वारा जो वृद्धि आयाम जो सबसे अधिक प्रभावित करता है वो क्या है? जिसमें वह तत्व उपलब्ध जिसमें क्या होता है आपका जो वृद्धि आयाम को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इंट्रा यूटिराइन ग्रोथ रिट्राडेशन IUGR के द्वारा जो वृद्धि आयाम को सबसे अधिक प्रभावित करता है वह है वजन, ठीक है। वह क्या है? वह है वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा ठीक है, ये हो गया। चुनिंदित तत्वों का एक भोज्य पदार्थ जिसमें वह तत्व उपलब्ध नहीं है प्रयोग करना। चुनिंदित तत्वों का वह भोज्य पदार्थ जिसमें वह तत्व उपलब्ध नहीं प्रयोग करना। फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन तो मतलब होता है और मिला देना। इनरिचमेंट, इनरिचमेंट और तत्व उसको बढ़ जाए। रिस्टोरेशन और सप्लीमेंट, सप्लीमेंट भी मतलब कि बहुत सारी चीज़ें मिला दी जाए तो सप्लीमेंट हो जाते हैं। रीस्टोरेशन, रिस्टोर मतलब होता है उसको भी इकट्ठा कर लिया जाए, ठीक है। अब तत्वों का एक भोज्य पदार्थ में तत्व उपलब्ध नहीं है। इनरिचमेंट मतलब कि तत्व उपलब्ध नहीं है उसका प्रयोग करना, उसमें उतना मतलब इनरिच करना बोलते हैं ना, इनहेंस करना है, इनरिच करना है, इनहेंस कर मतलब बढ़ाना है। तो उसी को जो है थोड़ा सा तत्व उपलब्ध नहीं है उनको बढ़ाना है या उसका प्रयोग करना, उसको क्या बोलते हैं? इनरिचमेंट बोलते हैं। फोर्टिफिकेशन मतलब क्या बोलते हैं? पौष्टिक तत्वों को मिला देना। रीस्टोरेशन मतलब क्या बोलते हैं? किसी चीज़ को और उसमें जो है लाकर मिला दो और इकट्ठा कर दो, ज़्यादा कर दो। सप्लीमेंट, सप्लीमेंटेशन सबको पता है कि जो है मल्टी विटामिन्स मिनरल्स, इसको सप्लीमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिकथन एथेरोस्क्लेरोसिस अधिकतर संवहनी बीमारियों को रोगात्मक प्रक्रिया है। मैंने भी समझाया है कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ठीक है। वसा एकत्रित होने से बने फलक रक्त संवहनियों को अवकाशिका को संकीर्ण करते हैं, ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस अधिकतर संवहनी बीमारी, संवहनी मतलब कि एक दूसरे को फैलाने वाली बीमारियों को क्या करता है? रोगात्मक प्रक्रिया होती है, रोगात्मक प्रक्रिया होती है, ठीक है। अगर इस एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है तो क्या होता है कि ये जो है जो बीमारियां फैलती हैं उसको प्रतिक्रिया करता है, उसमें रोगात्मक प्रक्रिया करता है। वसा एकत्रित होने से बने फलक रक्त संवहनियों को अवकाशिका को संकीर्ण क्या करता है? कर देता है, ठीक है। जो वसा एकत्रित होने से बने फलक रक्त संवहनियों के अवकाशिका को क्या करता है? कम कर देता है, संकीर्ण कर देता है। क्या मैंने बताया कि नसों के आसपास जो चीज़ें रहती है नसों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, ये जो स्क्लेरोसिस होता है वो क्या करता है? उसको जाकर अटैक करता है और उसको सब काट पीट के ख़त्म करता है। इसके बाद क्या करता है? नसों में खून का थक्का जमा देता है, मैंने बताया पहले आपको। तो यही कह रहा है कि वसा को क्या करता है? एकत्रित होने से जो एकत्रित हुए रहते हैं और जो उसको सुरक्षा देते रहते हैं उसी को ये क्या करता है? उसी को करता है क्या? हटाता है, उसको अवकाश प्रदान करता है कि भैया अब बस करो, तुम्हारी छुट्टी हो गई, अब तुम वसा वसा इकट्ठा मत करो, अब तुम चलता बनो यहाँ से, अब मेरा काम करने दो, मैं इस व्यक्ति को अब जो है बिल्कुल से हाथ पैर इसका मैं ढीला करने जा रहा हूँ, अब खून का थक्का जमाऊंगा मैं इसके अंदर। तो ये काम करता है। तो ये क्या सही है या गलत? तो आपको पता है, मैंने बताया आपको कि क्या है कि ए आपका वो भी सही है और आपका क्या है? आर वो भी सही है, ठीक है। ए आर दोनों क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी है ये, और डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आपको क्या है? आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार में
सिट्रस फलों में शामिल करना, आहार में सिट्रस फलों में शामिल करना लौह के अवशोषण के लिए अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि सिट्रस फल में विटामिन सी लौह तत्व अवशोषण में मदद करता है। तो आहार में सिट्रस फलों में शामिल करना, जो सिट्रस होता है, जो आपका खट्टापन होता है, उसको जो अगर आप आहार में शामिल करते हैं तो लौह के अवशोषण में अनिवार्य होता है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जब भी आपको शरीर में अपने आयरन को अवशोषित करना है तो आपको सब क्या करना पड़ेगा, आपको विटामिन सी खानी पड़ेगी। ठीक है, विटामिन सी मतलब सिट्रस फल जो जिसमें विटामिन सी होती है, विटामिन सी लौह तत्व के अवशोषण में मदद करता है। सिट्रस फल में विटामिन सी होता है और विटामिन सी लौह अवशोषण में मदद करता है। तो आपका क्या है, ए और आर दोनों बिल्कुल करेक्ट है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण मिलता है। सेब और बैंगन में, नींबू फूल गोभी में, गोभी संतरा में, पपीता आलू में। तो क्या बोल रहे हैं, फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी मिलता है। गोभी में और सेब और बैंगन में नहीं, सेब में आयरन होता है। नींबू और फूलगोभी में, नींबू में आपके होता है क्या, जो है विटामिन सी अच्छा पाया जाता है। ठीक है, और पपीता और आलू में, आलू पपीते में नहीं मिलता है, गोभी और संतरे में। अब देखिए, संतरे में नींबू से ज़्यादा विटामिन सी मिलता है, इसलिए यही ऑप्शन लगेगा, नहीं तो आप गलत मत समझिएगा। नींबू में विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिलता है, लेकिन संतरे में और अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आहार में प्रचुर मात्रा में फल व सब्जी का समावेश करना हृदय रोग को सुरक्षात्मक भूमिका अदा करता है। फलों और सब्जियों के रेशे और एंटीऑक्सीडेंट को उपस्थित इसका श्रेय देता। सही बात है, दोनों सही है कि आहार में और सब्जियों में आपके जो होता है वो आपका एंटीऑक्सीडेंट रहता है, सुरक्षात्मक भूमिका अदा करता है, और फलों और सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट और रेशे भी मिलते हैं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। क्वासियारकर से क्या होता है, परनीसिस एनीमिया से क्या होता है, बेरीबेरी से क्या होता है, ग्लाइकोसिस से, और ऑस्टियोपोरोसिस से। इन सबको, ये सब किससे होते हैं ये बताना है। थायमीन की कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से, फॉलिक एसिड की कमी से, विटामिन डी की कमी से, प्रोटीन की कमी से। ठीक है, तो आइए बताइए मुझको किससे किससे होते हैं। तो आपका जो होता है क्वासियरकर, आप सबको पता है कि प्रोटीन की कमी से। तो मैरास्मस किससे होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, लेकिन आपका क्वासियरकर सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है। परनीसिस एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो परनीसिस एनीमिया आपका क्या होता है, फोलिक एसिड की कमी से होता है। ठीक है, बेरीबेरी किसकी कमी से होता है, बेरीबेरी होता है थायमीन की कमी से। ठीक है, और ग्लोसिटिस किसकी कमी से होता है, ग्लोसिटिस राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। ठीक है, और ऑस्टियोपोरोसिस आप सबको पता है विटामिन डी की कमी से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा सही, आपका ऑप्शन नंबर सही चला जाएगा 5, 3, 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैंने ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट पहले लगवा दिया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। मधुमेह में आहार, बिना मधुमेह वाली महिला में गर्भावस्था के दौरान उच्च शर्करा स्तर विकसित होता है। पूर्व मधुमेह, प्री एक्सलैम्पसिया, गर्भावस्था मधुमेह या एक्सलैम्पसिया। क्या है, बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान अगर उच्च रक्तचाप होता है, उच्च रक्त शर्करा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको गर्भावस्था मधुमेह बोलते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी शुगर बोलते हैं, डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, चलिए वो क्या होता है कि जो है बच्चा, जो महिला खाती है उसका जो है, जो मीठा वगैरह खाती है वो ज़्यादा ब्लड में ना लग के वो मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, गर्भावस्था का वो बोलते हैं। जेस्टेंशनल डायबिटीज़ है, गर्भावस्था में होता है। डायबिटीज़ की पूर्वावस्था है, गर्भावस्था के बाद होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है वो गर्भावस्था में होता है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन जो होता है वो कम होने लगता है, इसीलिए वो मधुमेह होता है। मैंने भी यहाँ पर बताया, उसको हम लोग और भी नाम से, एक तो बोलते हैं उसको क्या, एक को उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, दूसरे उसको हम लोग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका गर्भावस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पॉलीयूरिया किस बीमारी में दिखाई देता है, टाइफाइड, यूटीआई, डायबिटीज़ और
टीबी। तो पॉलीयूरिया आप सबको पता है कि डायबिटीज़ में दिखाया जाता है। क्या होता है, जब बार बार मूत्र जाने का जो है त्यागने की इच्छा होती है और मूत्र त्यागते हैं तो उसके माध्यम से क्या होता है, जो आपके शरीर की जो शर्करा होती है वो बाहर निकल जाती है, इसलिए इंसुलिन हम लोग को बार बार लेना पड़ता है इंजेक्शन के माध्यम से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा कि इंसुलिन हार्मोन किस पौष्टिक तत्व के चयापचय में सहायक होता है, वसा में, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, विटामिन डी में। तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो आपके कार्बोहाइड्रेट के उसमें जो है चयापचय में सहायक होता है। तभी इंसुलिन हार्मोन जब कार्बोहाइड्रेट से सहायक होता है, मिलता है, तभी जो शुगर आपकी होती है वो जाके ब्लड में मिलती है और वो पूरे शरीर में फैलती है। जब कार्बोहाइड्रेट से ये लगाव नहीं रखता, जब कार्बोहाइड्रेट से दूर भागता, कहता भैया बहुत हो गया, अब तुमसे मेरे प्रेम व्रेम करने की इच्छा नहीं है, मन भर गया, तब क्या होता है, मन भर गया, मुंह फेर लिया, वो उधर मुंह करके सो गए, वो उधर मुंह करके सो गए। अब जब वो उधर मुंह करके सो गए तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आपका जो शुगर है, चीनी है, वो नाराज हो गया, बोला कि अब मुझे रहना ही नहीं इस घर में। अब वो क्या हुआ, इस घर से निकल के दूसरी जगह जाना है, तो अब दूसरा घर खोजने के चक्कर में क्या हुआ, बाथरूम के माध्यम से बाहर निकल गया और इसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद हो जाएगा शुगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस खाद्य पदार्थ में मधुमेह से परहेज करना चाहिए, पत्ता गोभी, शक्कर, दूध, मक्खन। तो मधुमेह जब हो जाता है तो मीठा, शक्कर, आपके जो है गुड़, आपका केला, आपका आलू, आपका चावल, ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। मधुमेह रोग के लक्षण होते हैं, मधुमेह जो होता है उसका लक्षण क्या होता है, कोमा, अनीमिया, कब्ज, अकस्मात वजन कमी। अकस्मात इसको बोलें, अकस्मात नहीं, अकस्मात। अकस्मात मतलब अचानक। अब अचानक वजन क्यों कम होता है, अब आप इसको बोलो, जिसको बोलते हैं अरे ये तो बड़े दुबले हो गए, लग रहा है शुगर हो गया इनको, तो क्यों, क्योंकि क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कुछ देर पहले कि क्या होता है, इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट के साथ क्रिया करता है और जब दोनों गुस्सा गए, दोनों मुंह फेर लिए एक दूसरे से, इंसुलिन बोलता है मैं तुमसे नहीं बोलूंगा और कार्बोहाइड्रेट बोलता है मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। तो अब दोनों एक दूसरे से गुस्सा गए, नाराज हो गए। और अब इंसुलिन उससे बोल नहीं रहा है, तो अब कार्बोहाइड्रेट से, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्लड से इंसुलिन नहीं ले रहा है, जो खाना मिल रहा है उससे इंसुलिन नहीं ले रहा है, वो क्या कर रहा है, वो शरीर से इंसुलिन ले रहा है और वो क्या, वो इंसुलिन खत्म हो गया और इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट से नहीं मांग रहा, वो जो शरीर के आपके ऊतकों में जो आपके जो है मसल्स में फैट भरी पड़ी है उससे वो खींच रहा है, कह रहा है मैं तो इससे बात नहीं करता, मैं तो यहाँ से लूँगा, मैं अपना काम चलाऊँगा चाहे जैसे। अब वो उससे ले रहा है, उधर से आदमी उधर सिकुड़ रहा है, दुबला हो रहा है और इधर कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन से बात नहीं कर रहा, तो इंसुलिन भी शरीर में नहीं बन रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसीलिए व्यक्ति दुबला हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, अकस्मात वजन की कमी। ठीक है, तो हो गया क्या, इसीलिए वजन की कमी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के आहार में जटिल कार्बोज ग्रहण करने की सलाह दी जाती है, जटिल कार्बोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ठीक है, तो आपको क्या है इसमें सही बताना है कि मधुमेह जो होता है वो, अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, जो जल्दी से, जो कार्बोज रक्त में जल्दी से घुल जाए, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, और वो जल्दी से घुलने के बाद में वो टिका रहे, ये नहीं कि घुल जाए और घुलने के बाद में बाहर हो जाए। ठीक है, रक्त में ग्लूकोज जो फटाक से घुले, जल्दी से घुल जाए और इसके बाद वो टिका रहे, उसको, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हम लोग बोलते हैं। और जिसमें जो है, जो जल्दी से, वो जो घुल तो जाए लेकिन वो टिके नहीं, वो बाहर निकल जाए, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम बोलते हैं। जितना देर में घुलेगा उतने जल्दी उसका जो है निकासित हो जाएगा। भाई देर में घुलेगा जब, तो जाहिर सी बात है जितना देर में घुलेगा उससे जल्दी तो आधा तो बाहर निकल जाएगा। तो क्या होता है, मधुमेह में जटिल कार्बोज ग्रहण करने की सलाह इसीलिए दी जाती है कि जब जटिल कार्बोज लिया जाएगा और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहेगा तो इंसुलिन और वो जब एक दूसरे को ज़्यादा देर तक देखेंगे तो प्रेम हो सकता है। और अगर जो है दोनों देखे ही नहीं, इधर गए, उधर कमरे में घुसे, उधर कमरे में फटाक से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गए, तो क्या प्रेम होगा। प्रेम तो तभी होगा ना जब एक दूसरे को देखेंगे अच्छे से। तो इसीलिए क्या होता है, ए और आर क्या है, दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची में दिए गए, एक में दिए गए को सूची 2 से मदों में मिलान करना है। ठीक है, कि किससे क्या होता है ये बताना है। डिस्फेजिया, नियोप्लाज्मस या गैस्ट्रोपैरासिस या पॉलीडिप्सिया या पॉलीफेजिया। ठीक है, तो आपका क्या होता है, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, डिप्सिया मतलब क्या होता है, प्यास लगना, फेजिया मतलब क्या होता है, भूख लगना। आइए इसको हम लोग मिला लेते हैं।
डिस्फेजिया क्या होता है? जब निगलने में समस्या होती है तो डिस्फेजिया होता है, ठीक है, जब निगलने में समस्या होती है। नियोप्लाज्मस क्या होता है? शरीर में ऊतकों की नई उत्पत्ति जब होती है तो क्या हो जाता है? नियोप्लाज्मस हो जाता है। गैस्ट्रोपैरेसिस क्या होता है? आमाशय का देर से खाली होना, मतलब आमाशय में भोजन बहुत देर तक टिका हुआ है, बैठा हुआ है कि बिल्कुल मैं तो तुमको छोड़ के जाऊंगा नहीं, चाहे जो मन क्या वो हो जाए। तो क्या करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोपैरेसिस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है? पॉलीडिप्सिया। आपको पता है पॉलीडिप्सिया मतलब क्या होता है? कि जो है आपको प्यास लगना, डिप्सिया मतलब प्यास लगना, ठीक है। उसके बाद में क्या है? पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब होता है भूख लगना, ठीक है, अधिक भूख लगना, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन CADBF, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। मधुमेह के लक्षण निम्नलिखित हैं: पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोफेजिया। मधुमेह के लक्षण हैं। अब मधुमेह के लक्षण आइए देख लेते हैं क्या है। पॉलीयूरिया क्योंकि जो है पेशाब बार बार लगता है। पॉलीडिप्सिया क्योंकि आपको जब बार बार पेशाब होता है तो आपको क्या है? आपको जो है प्यास भी बार बार लगती है, ठीक है। और ग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? डाउन हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और क्या हो जाएगा? आपका हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जो है आपके जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो डाउन हो जाएगा। जितनी भी आप कार्ब्स खाएंगे वो फटाक से आपके बाहर निकल जाएगा, मूत्र मल के माध्यम से या पसीने के माध्यम से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और 1 2 4, 1 2 4 क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HbA1c की वह मात्रा जिसके ऊपर मनुष्य मधुमेह से ग्रस्त हो जाता है। HbA1c की वह मात्रा जिसके ऊपर मनुष्य क्या हो जाता है? मधुमेह ग्रस्त हो जाता है। 6.5 से कम, 7.0 से कम, 6.2 से कम, 6.8 से कम, ठीक है। तो जिसके ऊपर मतलब अगर इससे ज़्यादा चला जाता है तो मनुष्य क्या हो जाता है? मधुमेह से ग्रस्त हो जाता है। तो HbA1c जो होता है, ठीक है, इससे क्या होता है? इससे जब 6.5% से जो है 6.5% से जब ऊपर चला जाता है तो मनुष्य क्या होता है? मधुमेह ग्रसित हो जाता है, ठीक है, मधुमेह ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकार 2 मतलब डायबिटिक सेकंड स्टेज का डायबिटिक मेटिलस क्या कहलाता है? इंसुलिन आधारित डायबिटिक कहलाते हैं, गैर इंसुलिन आधारित डायबिटिक पेशेंट कहलाते हैं, कुपोषण संबंधी डायबिटिक कहलाते हैं, या आपके गर्भावस्था की डायबिटिक मेटिलिस कहलाते हैं। तो आपका क्या होता है कि जो है गैर इंसुलिन आधारित डायबिटिक मेटिलिस कहलाते हैं, इसमें इंसुलिन देना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, अनियंत्रित मधुमेह के रोगी में होने वाले चयापचय संबंधित परिवर्तन को सही क्रम लगाएं। मूत्र में शुगर, निर्जलीकरण, रक्त में शुगर की मात्रा अधिक होना, मूत्र रुक जाना, परिधीय परिसंचरण विफलता, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग लगा लेते हैं। क्या है? सबसे पहले क्या होता है कि रक्त में शुगर बढ़ जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि रक्त में क्या होता है? शुगर बढ़ जाता है। सबसे पहले रक्त में शुगर बढ़ जाता है। उसके बाद में क्या होता है? मूत्र में शुगर आने लगता है। रक्त में शुगर बढ़ जाता है तो मूत्र में शुगर आने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका? उसके बाद में आपका जो है निर्जलीकरण हो जाता है। अब बार बार बाथरूम जाना पड़ता है इसलिए जो है निर्जलीकरण होता है, ठीक है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है इसलिए निर्जलीकरण होता है। उसके बाद में आपका क्या हो जाता है? उसके बाद में मूत्र में शुगर बढ़ जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि परिधीय परिसंचरण, ये जो होता है वो विफल, मतलब परिसंचरण तंत्र जो होता है, छानने वानने वाला जो संचरण तंत्र होता है वो क्या होता है? विफल हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या होता है आपका? उसके बाद मूत्र यहाँ ए होगा। उसके बाद क्या होता है? मूत्र रुक जाता है, डी। CABED ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिस्टोलिक रक्त मधुमेह, एक मिनट, अवस्थाओं को सूची 2 से मिलाना है। मधुमेह सिस्टोलिक रक्तचाप 140 mmHg
जी से उच्च रक्तचाप डायस्टोलिक रक्तचाप 80 mmHg से कम, एथेरोस्क्लेरोसिस HbA1c 7% से कम, और अनीमिया कुल कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम से अधिक, हीमोग्लोबिन 10 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम से कम, HDL कोलेस्ट्रॉल 60 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम अधिक। ठीक है, आइए इसको मिला लेते हैं जल्दी जल्दी से हम लोग इसको मिलाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आइए, तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले मधुमेह आ जाएगा, मधुमेह HbA1c 7%। ठीक है, HbA1c क्या हो जाता है, 7% आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, उच्च रक्तचाप आ जाएगा सिस्टोलिक 140 से, और MSc सिस्टोलिक क्या हो जाएगा आपका जो है 140 से, जब उच्च रक्तचाप आता है सिस्टोलिक 140 चला जाएगा, MSc से अधिक। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा। फिर एथेरोस्क्लेरोसिस से क्या हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस से कुल कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम में 100 मिलीग्राम से अधिक। ठीक है, उसके बाद एनीमिया में आपका आ जाएगा हीमोग्लोबिन, क्या आ गया आपका, तीसरा, पहला, चौथा, पांचवा, तीसरा, पहला, चौथा, पांचवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। यौवन के आरंभ में दिखने वाला प्रथम बाहरी लक्षण, लंबाई और वजन में तेजी से वृद्धि होती है। इंसुलिन और कॉर्टिसोल का स्राव वृद्धि को बढ़ाता है। ठीक है, यौवनावस्था के आरंभ में दिखने वाला प्रथम बाहरी लक्षण, लंबाई और वजन में तेजी से वृद्धि होती है। सही बात है, जब बच्चा बड़ा होता है तो लगता है कि हाँ लंबाई और वजन उसका बढ़ता है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सही है। ओहो, इंसुलिन और कॉर्टिसोल स्राव से वृद्धि बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है ये। ओहो, ठीक है, ये दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, तो क्या हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है देखते हैं। HbA1c की मात्रा जिससे ऊपर मनुष्य मधुमेह से ग्रस्त हो जाता है, अभी मैंने बताया 6.5% बताया ना, 6.2 नहीं होगा, 6.8, 6.7 नहीं होगा, 6.5 होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह, सीलियक रोग, नेफ्राइटिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, यकृत, गुर्दा, पित्त कोष, अग्नाशय, आंत, कहाँ कहाँ ये चीज़ें होती हैं, किसको किसको प्रभावित करती हैं, तो इसका क्या होगा आइए देख लेते हैं। इंसुलिन देख लेते हैं। मधुमेह कहाँ चला जाएगा, मधुमेह आपके चला जाएगा कहाँ पर होता है, अग्नाशय को प्रभावित करता है। मधुमेह अग्नाशय को प्रभावित करता है। सीलियक रोग किसको प्रभावित करता है आपके, तो सीलियक रोग आप सबको पता है कि किसको, किडनी को प्रभावित करता है। ठीक है, और उसके बाद नेफ्राइटिस किसको प्रभावित करता है, एक मिनट, नहीं, सीलियक रोग आपके आंत को प्रभावित करता है भाई, ये तो गलत हो जा रहा था अभी। सीलियक रोग आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, सीलियक रोग किसको प्रभावित करता है, आंत को, और नेफ्राइटिस किसको प्रभावित करता है, गुर्दे को, और इसके बाद में एथेरोस्क्लेरोसिस किसको प्रभावित करता है आपके, तो ये पित्त कोष को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा चौथा। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाएगा सबसे पहले मधुमेह आ जाएगा अग्नाशय में, सीलियक आ जाएगा आंत में। ठीक है, 4, 5, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक मधुमेह के रोगी के भोजन में बहुत अधिक कार्बोज का नियंत्रण नहीं किया जाता क्योंकि इसे निम्न हो सकता है, कब्ज, ग्लाइसोम यूरिया, कीटोसिस और स्टीएहोटेरिया। क्या हो जाता है, एक मधुमेह रोगी होता है जो उसके भोजन में बहुत अधिक कार्बोज का नियंत्रण नहीं किया जाता, मतलब कार्बोज बहुत कम नहीं किया जाता, क्योंकि इससे उसको क्या हो सकता है, कब्ज हो सकता है, ग्लाइकोज यूरिया हो सकता है, कीटोसिस हो सकता है, या स्टीएटोहरिया हो सकता है। तो आपको पता है कीटोसिस हो सकता है, नहीं पता तो मैं बताऊंगी। कीटोसिस क्यों हो सकता है, क्योंकि कीटोसिस एक ऐसी जो है डाइट चली है, मतलब चली क्या है, ये बनी हुई थी, किसके लिए ये बनी हुई थी, जो है आपके
गुर्दे से, आपके आंत से समस्याग्रस्त थे, उनके लिए ये बीमारी चली हुई थी। खासकर ये चली हुई थी जो है, जो मतलब ऐसे लोग थे ना, मतलब हार्ट वार्ट के लोग थे, इनके लिए बीमारी कर दी गई थी। ठीक है, तो ये बीमारी इसके लिए कीटोसिस डाइट चला था। अब तो दुबला उबला होने के लिए चलने लगा। ठीक है, जो लोग एक्टर एक्ट्रेस जो करते हैं वो हम लोग भी अपने जीवन में उतार लेते हैं। चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे वो उल्टा लटक के जो है चले, तो वो हम लोग वही उल्टा लटक के चलेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि उनको वो चीज़ उनको दिखाना है इसलिए वो उस पर मर रहे हैं, हमको वो चीज़ दिखाना नहीं है इसलिए हम उस पर क्यों जान देने जाएँ। ठीक है, तो कीटोसिस यही होता है कि जो इसमें जब आप वसा बहुत कम कर देते हो, बहुत कम कर देते हो और प्रोटीन आप ज़्यादा खाने लगते हो, तो प्रोटीन जो होती है वो हजम करने के लिए वसा से मांग करती है, और तब वो क्या करती है, तो जो आपके मसल्स में आपके जो वसा इकट्ठा है उसको खींच खींच के बुलाती है, ज़बरदस्ती डंडे मार मार के उसको अपने पास लेकर आती है, अपने आप से चिपकाती है। और वो क्या करता है बेचारा, वो क्या करता है भाई, अब वही वाली हाल है कि जो है पति पत्नी है, पति डरा के धमका के रख रहा है पत्नी को, पत्नी चाहे या ना चाहे आएगी उसके सामने जी हजूर करेगी, तो वही वाली हाल हो जाती है। वसा फिर उसके पास आता है, हाँ जी हाँ जी।